दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं, जो इस समय राजस्थान में लगातार घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और इस व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने कुछ समय एबीपी न्यूज़ के लिए भी निकाला है। सर, आपका धन्यवाद। पहले तो राजस्थान से कैसी उम्मीदें हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नीरज जी बहुत उम्मीद है और राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का। कारण दो हैं। एक, मोदी जी के द्वारा जन कल्याणकारी नीतियों को जो धरती पर लागू हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सारी चीज़ें धरती पर उतरी हैं और आम मानवी को इसका लाभ पहुंचा है। उसकी ताकत बढ़ी है, वो स्वावलंबन की ओर बढ़ा है, वह स्वावलंबी हो रहा है। तो इन जन कल्याणकारी नीतियों पर उनका विश्वास जमा है। दूसरा, गहलोत सरकार की भ्रष्टाचार, नीयत में खोट, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करके राज करना, तुष्टीकरण करना, ध्रुवीकरण करना, भ्रष्टाचार करना, किसानों के साथ धोखा देना, महिलाओं का उत्पीड़न, ये सारी चीज़ें इतनी हुई हैं कि लोग उससे त्रस्त आ चुके हैं और इसलिए गहलोत सरकार को का जाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, ये आज राजस्थान की जनता का मन बना है। सर, आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं योजनाओं, ऐसी ही योजनाओं और गारंटियों की बात तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारी जो गारंटी स्कीम्स हैं उसके दम पर हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। ऐसा है कि उनको लोगों ने देख लिया। किसान का कर्जा माफ़ आपने कहा, 19,400 किसान वो उनके डिफ़ॉल्टर हुए और डिफ़ॉल्टर के आपने ज़मीनें कुर्क की हैं। संख्या है 19,400। उसी तरीके से आपने बात की कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। आपने महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया। आपने कहा था मैं बेरोज़गारी भत्ता देंगे, आपने कुछ नहीं किया। इसलिए आपकी स्कीम्स के प्रति, कांग्रेस पार्टी के स्कीम्स के प्रति किसी का विश्वास ही नहीं है। दूसरी ओर मोदी जी जो कहते हैं, जब वो कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है, तो जनता विश्वास करती है। इसलिए उनकी स्कीम्स में कोई किसी का न रस है, न कोई उसमें इंटरेस्ट है उनका। अब आप देखिए ना, वही कितने सीरियस हैं। 3 दिन पहले आप मैनिफेस्टो लेके आते हो तो क्या कैंपेन करते हो आप? लेकिन उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं भी हैं। 500 वाला सिलेंडर 400 में, 25 लाख रुपए वाला चिरंजीवी 50 लाख में, 50 लाख का। कोई मानने को तैयार नहीं है। देखिए क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को कोई इस दृष्टि से सीरियसली लेता ही नहीं है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। हिमाचल में लोग ढूंढ रहे हैं उनको, कर्नाटक में लोग उनको ढूंढ रहे हैं, किसान ढूंढ रहे हैं, एमएलए घूमने में उनको दिक्कत आ रही है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, उनको मालूम। यहीं पर आप ही ने कहा था 1 2 3 4 ऐसा ये कोई नेता कह के गए थे और आज 19,400 किसान का जमीन कुर्क हो गई। कौन छोड़ेगा इनको? कौन इनके ऊपर विश्वास करेगा? इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको दिया? इन्होंने कहा नौकरी देंगे, 19 बार पेपर लीक हो गया, किसी को आप नौकरी नहीं दे सके। तो ये सब चीज़ें, तो कौन आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? राजस्थान में सर आप लोगों ने चेहरा नहीं दिया, कोई खास स्ट्रेटजी इसके पीछे? हमेशा एक स्ट्रेटजी होती है, उसी स्ट्रेटजी के तहत हम तय करते हैं। कई राज्यों में हम देते हैं, कई राज्यों में हम नहीं देते हैं। यहाँ हम लोगों ने तय किया कि हम नहीं देंगे, सब लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तो ये सोच करके किया है। सबके लिए खास प्लान होता है, सबके लिए। एक कार्यकर्ता के लिए भी हम खास प्लान बनाते हैं, तो सबके लिए, नेताओं के लिए भी खास प्लान बनता है और वो खास प्लान सबसे चर्चा होकर के बनता है। तो बनेगा जब बनना होगा। सर, पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हों, राहुल गांधी रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही पर्सनल अटैक हुए। झूठों का सरदार कहा गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप का उल्लेख करते हुए उन्हें पनौती कहा गया, इसके बाद उन्हें जेब कतरा तक कहा गया। ये जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं, इनमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है, जिसको कहा जा सकता है मानसिक अवस्था जो है वो आज फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल पार्टी और फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल लीडर की तरीके से बिहेव कर रही है। लीडर और पार्टी क्राइसिस में ही पहचानी जाती है। आज वह अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं, बौखलाहट है और वो बौखलाहट उनकी शब्दों में आ रही है। स्तर विहीन, बिलो द बेल्ट हिट करना
और बहुत नीचे स्तर तक जाकर के ये उनके कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के जो उनका ग्लोरियस इतिहास कभी रहा है उसके बारे में आज बहुत कुछ बताता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरीके का वक्तव्य दें, उनके नेता इस तरीके का वक्तव्य दें, तो मैं यही मान सकता हूँ कि आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। हमने देखा सर, बहुत सारे चुनाव स्टेट्स के देखे, जब भी स्टेट्स के चुनाव होते हैं उनमें पीएम पे सीधा अटैक होता है और उसका नुकसान दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को होता है। तो क्या आप देखते हैं कि राजस्थान में इस तरह की जो बयानबाजी है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा है कि जनता बहुत जागरूक है, जनता को मालूम है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन उनके साथ छलावा कर रहा है। तो ऐसे लोग जो छलावा करने वाले लोग हैं, अगर वो इस तरीके का वक्तव्य देते हैं तो उसका स्वाभाविक रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग और आते हैं। लेकिन अब उनको कौन समझाए, ये वो पॉलिटिकल पार्टी तो वो चलाते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको भगवान उनको सद्बुद्धि देता ही मैं कह सकता हूँ। नड्डा जी, इस चुनाव के बेसिक इश्यूज क्या मानते हैं, मुद्दे क्या मानते हैं कि वाकई ये इस स्टेट के मुद्दे हैं जिन पर लोग अपना मत करेंगे? देखिए, राजस्थान मेन स्ट्रीम में विकास चाहता है, वह विकास गहलोत सरकार ने रोका। गरीब को ताकत चाहिए, उसको रोका गया। यह प्रदेश जो बहुत शांत प्रिय और जो एक अच्छी स्टेट मानी जाती थी, आज राजस्थान गहलोत सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, तुष्टीकरण में नंबर 1, किसानों को धोखा देने में नंबर 1, युवाओं के साथ धोखा देने में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। तो कुशासन, भ्रष्टाचार, ध्रुवीकरण, इसके खिलाफ राजस्थान की जनता आतुर है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका विश्वास कि जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोगों की सरकार बनाते हैं और लोगों के हितों में काम करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत बार बार आरोप ये लगाते हैं कि आप लोग मुद्दों पर बात नहीं करते, आप लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, दूसरे मुद्दों को चुनाव में लाते हैं, चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेरोजगारी पर, गरीबी पर, इन सब पे बात नहीं करते। ये बार बार मंचों से कह रहे हैं सर। वो ऐसा मैंने कहा ना कि उनको क्या बोलते हैं और जो वो बोलते हैं उन पर उनको खुद विश्वास है क्या? उन्होंने कहा मुद्दों की बात नहीं करते हैं। गरीबी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया कि नहीं उठा दिया? अब ये मुद्दा नहीं है, हम मुद्दे पर नहीं बात कर रहे हैं। अति गरीबी 1% से नीचे आ गई, और मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है, ये गरीबी का मुद्दा नहीं है। गैस उज्ज्वला योजना में महिलाओं को 11 करोड़ 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोगों को बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, ये मुद्दा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 4 करोड़ मकान बनाना तय हुआ, सैंक्शन हुआ। 20 लाख मकान राजस्थान के लिए है, 9 लाख मकान बनने से रोका है गहलोत सरकार ने, ये मुद्दा नहीं है क्या? ये गरीबों का मुद्दा नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत को पहले रोकने का प्रयास करना, ये मुद्दा नहीं है क्या? तो ये सब मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये मुद्दा नहीं है क्या? क्या ये किसानों को मजबूती नहीं देता है? उसी के साथ साथ ध्रुवीकरण कौन करता है? रामनवमी का शोभा यात्रा तुम रोको, कांवड़ यात्रा तुम रोको, शिवालय तुम ढाओ, राम का मंदिर तुम ढाओ, और पीएफआई को भाषण देने दो, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको जुलूस निकालने दो। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? अब आप बेईमानी करो, आप लोगों को गुमराह करो, और हम बात भी ना करें। नड्डा जी, अभी उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जातिगत आरक्षण छोटे छोटे ब्लॉक्स में देने की बात हो रही है, तो ये इसकी शुरुआत है? अब देखिए, आपने खुद ही बता दिया नीरज जी कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और वो खुद ही, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन होगा। तो वो मुस्लिमों की बात क्यों कर रहे हैं? जब भी रिजर्वेशन होगा वो कास्ट बेस होगा। अब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होगा, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। धर्म के आधार पर कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन जब आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो इसका मतलब आप वो शब्द को डालने का प्रयास कर रहे हैं, और यही आपकी नीयत में खोट स्पष्ट दिखता है। अब दिखता है तो हम बताते हैं। जैसा आपने कहा कि आपकी सरकार आ रही है राजस्थान में, तो अगर सरकार आती है तो पहला निर्णय कौन सा ऐसा आपके मन में है जो इसे आप लागू करेंगे राजस्थान के हिसाब से? देखिए, ये तो जो मैनिफेस्टो में है वो हम पूरा लागू करेंगे, और सबसे पहली बात तो होगी जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो अपने आप प्रायोरिटी तय करेगा। हमारा
जन कल्याण, सुशासन और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस उद्देश्य को लेकर हम चलेंगे। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन? ये तो समय बता देगा। हमारे यहाँ, मैंने नीरज जी पहले भी आपको बताया, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में भी और इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में मुझे सबसे लंबे समय रहने का अवसर मिला है। हमारे यहाँ फैसले मन में लोग सोचते रहते हैं, सब प्रोज एंड कॉन्स पर सोचते रहते हैं, फैसले ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधे घंटे में हो जाता है। तो वो जब होगा तो होगा। और दूसरी बात, विधायक दल का मत भी लिया जाएगा, उसको भी हम लोग ध्यान में रख करके करेंगे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब चीज़ों का फैसला करेगा। एक अंतिम सवाल की क्या नंबर गेम देखते हैं आपकी, कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी? मुझे तो लगता है कि 2013 से हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 163 के ऊपर, मुझे लगता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।